आज के शो में। लाहौर में हाफिज सईद के घर के करीब धमाके ने अहम सवालात उठा दिए। लाहौर धमाका क्या, बैरूनी ताकतों की नई साजिशें शुरू। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, लाहौर में जो धमाका हुआ है, इस धमाके ने बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं। ये हाफिज सईद एक हाई वैल्यू टारगेट हैं और हाफिज सईद के बारे में हम सब जानते हैं कि भारत बहुत एग्रेसिव रवैया रखता है। ये रवैया वही रवैया है जो भारत एक बार नहीं कई बार इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका है कि जिस तरह ओसामा बिन लादेन को इस वक्त अमेरिका ने इस वक्त यहाँ पर हमला किया था, तो उस तर्ज का वो कुछ कार्रवाई करना चाहता है। तो हम ये जानते हैं कि भारत की हमेशा से ख्वाहिश रही है। तो अगर ये कहा जाए कि टारगेट हाई वैल्यू टारगेट, जिसकी आईजी पंजाब भी कल हवाला दे रहे थे कि हमने हाई वैल्यू टारगेट से दूर रहे, तो हाई वैल्यू टारगेट अगर हाफिज सईद थे तो हमने देखा है बड़ा मुश्किल टारगेट ये इस लिहाज से भी था कि एक तो रियासत को भी पता है कि भारत की दिलचस्पी है हाफिज सईद साहब को टारगेट करने के लिए, और दूसरा हाफिज सईद साहब की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, यानी अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जो उनके अपने लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब एक पहुँचना हाफिज सईद साहब तक जो है इस वक्त मुश्किल होता है। और ये यकीनी तौर पर इस बारे में जो भी हमला करने जा रहा होगा उसके भी इल्म में ये वाली बात होगी। उनकी गाड़ी के बारे में हमने सुना कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, तो मजबूत गाड़ी इस वक्त उनकी है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि जो हमला आवर था वो अपने हदफ तक पहुंच नहीं सका और पहले ये इस पर धमाका हो गया। तो क्या ये मकसद हाफिज सईद साहब को ही टारगेट करना था या मकसद ही कुछ और था? मकसद क्या ये था कि पाकिस्तान और बिलखुसूस जो भारत बार बार प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, FATF ले लें या फिर पाकिस्तान के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ले लें कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद साहब को रखा हुआ है या पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, जो भी इस वक्त इल्ज़ामात लगते हैं, जो नैरेटिव बिल्ड करता है भारत, क्या उस नैरेटिव को तक़वियत देना भारत का या इस वक्त दुश्मनों का मकसद था? ये बड़ा अहम सवाल है कि आज इस हमले के मकासद क्या थे और इसके असरात क्या होंगे। ये 2 अहम पहलू हैं, इसके मकासद क्या थे और इसके असरात क्या होंगे, जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी अपनी भी स्ट्रॉन्ग है, बाहर भी स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त मकसद सिर्फ टारगेट करना नहीं था, बल्कि मकसद 3-4 कुव्वतों को पैगाम देना था। अमेरिका को पैगाम देना था, हमने देखा अशरफ गनी साहब की मुलाकात है बाइडन साहब से, तो उधर एक पैगाम पहुंचाना था। इसी तरह FATF जहाँ पाकिस्तान को इस वक्त भारत प्रोपेगेंडे के जरिए इस वक्त मुसलसल पाकिस्तान को फंसा के रखा हुआ है, वहाँ पर पैगाम देना था कि हाफिज सईद इस वक्त एक मसला है। और इसी तरह से एक और अहम कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त कंक्लूड हुई है कुछ ही देर कबल, मैं उसकी आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं वो आपको नज़र आएंगे। तकरीबन 14 लीडर्स वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के शामिल हैं, जिसमें भारतीय मीडिया कह रहा है कि तकरीबन 4 साबिक चीफ मिनिस्टर्स मकबूजा कश्मीर के भी इधर शामिल हैं। इस मीटिंग के अंदर जो बात की जा रही है मुख्तलिफ डिलिमिटेशंस और मुख्तलिफ एजेंडे को लेकर, लेकिन इसकी अहमियत ये है कि ये पहली मुलाकात है अगस्त 2019 के बाद नरेंद्र मोदी की कश्मीरी लीडर्स के साथ। इस मुलाकात के अंदर सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह भी शामिल हैं, इसमें अजीत दोवल भी शामिल हैं और भारत के जो कलीदी इस वक्त जो गवर्नर इस वक्त हैं कश्मीर के वो भी शामिल हैं, मकबूजा कश्मीर के, और ये तमाम इस मुलाकात में शामिल हैं। 14 लीडरान जो जिन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं कश्मीर के जो शामिल है मकबूजा कश्मीर के, उसमें PDP शामिल है, उसमें BJP के कुछ लीडर्स शामिल हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त लीडर्स शामिल हैं। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कुछ देर कबल दिल्ली कॉन्फ्रेंस से इस वक्त जो है जारी की गई हैं और मीटिंग कंक्लूड अब हो चुकी है, जो लेटेस्ट अपडेट्स भारतीय मीडिया पर आ रही हैं। तो इस धमाके की टाइमिंग समझना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब धमाका हुआ है एक हाई वैल्यू टारगेट हाफिज सईद साहब के घर के करीब, वहाँ पर आज दिल्ली कॉन्फ्रेंस हो रही है भारत में, वहाँ पर भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश शायद की गई हो कि हम इस वक्त बिलखुसूस जो हाफिज सईद वाला मुद्दा है भारत का हमेशा से, उसको उठाने की दोबारा कोशिश की गई हो और बहुत से और क्वार्टर्स के अंदर इस मैसेज को हाफिज सईद के हवाले से भारत की तरफ से शायद नैरेटिव बिल्ड किया जाए। तो इसका मकसद क्या था धमाके का, इसके असरात क्या होंगे, इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनकी तरफ से जारी हुआ और कुछ अहम पेशरफ भी हुई है तहक़ीक़ात में गिरफ्तारियों के हवाले से। पहले सुनते हैं शेख रशीद साहब ने क्या कहा है गिरफ्तारी के हवाले से और जो पेशरफ है तहक़ीक़ात के हवाले से। लेट्स हियर दिस। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में जिस तरह माशी इस्तेकाम आया है, सियासी इस्तेकाम आया है और कोविड-19 को शिकस्त दी गई है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों को एक आंख नहीं भाती और उन्होंने दहशतगर्दी के रास्ते अपनाने शुरू किए हैं। और जोहर टाउन के कल वाक़े में पंजाब पुलिस ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और हम मुलज़मों के बड़े करीब हैं और पंजाब पुलिस जल्द इन मुलज़मों को कानून की हिरासत में लेके अच्छी खबर सुनाएगी कौम को। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पेशा फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं,
पाकिस्तान कभी अंडर प्रेशर नहीं आएगा। और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर हमने 86% जो है वो फेंसिंग कर दी है। ईरान बॉर्डर पर 46% फेंसिंग हो गई है। तो ये थे शेख रशीद साहब जिनकी तरफ से बयान सामने आया। जो पेशरफ्त हुई है, हमने देखा कि एक अहम गिरफ्तारी की सस्पेक्ट जिसको कहा जा रहा है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। इस गिरफ्तारी के पीछे क्या इस वक्त क्या अवामिल हैं, किस तरह ये गिरफ्तारी हुई है और इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करने से कबल जो टाइमिंग हमने आपको बताई इस पूरे हमले, इस धमाके की, ये बड़ी अहम है। जिस तरह हमने कहा कि इस वक्त आज दिल्ली कॉन्फ्रेंस हो रही है, दिल्ली कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई है जहाँ पे 14 लीडरान मौजूद थे मकबूजा कश्मीर के, भारत के अहम की स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद थे। इसी तरह से प्रोपेगेंडा भारत मुसलसल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमेशा से करता आ रहा है। इसके अलावा भारत ने इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी जो है इस वक्त उसका रुख नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की तरफ कर दिया है। एक और एजेंडा जो इस वक्त है, हमने ये देखा है कि उसका एजेंडा ये है कि रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू यानी कश्मीर का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाए। ये भी इस वक्त चल रहा है और भारत के अंदर फ़ौज भी बढ़ाई जा रही है, कश्मीर के अंदर फ़ौज भी बढ़ाई जा रही है, भारतीय फ़ौज। तो यकीनी तौर पर ये सारी टाइमिंग समझते हुए इस हाई वैल्यू टारगेट करना इसकी बड़ी अहमियत है। और पाकिस्तान की तरफ से बड़े अहम सवालात कि क्या ये कोई सिक्योरिटी लैप्स था, इंटेलिजेंस फेलियर था, ये सारे सवाल ही प्रोग्राम में उठाते हैं। लेकिन पहले जो अहम गिरफ्तारी हुई है, जिसकी निशानदेही शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि तहक़ीक़ात में पेशरफ्त है लाहौर पुलिस के हवाले से। एहसन अशरफ साहब हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। एहसन साहब ये बताएं कि आज जो गिरफ्तारी हुई है उसकी कुछ तफसीलात, और ये गाड़ी के बारे में तफसीलात मिली है कि मोटरवे से आई, तो ड्यूरिंग मोटरवे या कोई चेकिंग नहीं हुई, और चेकिंग हमने सुना है कि वहाँ तक थी, बारूद नहीं था और फिर बाद में आया है, किस जगह से बारूद उसमें आया है और जो गिरफ्तारी हुई है उसकी तफसीलात फराहम कीजिएगा एहसन साहब। जी बिल्कुल, ये जो धमाका है कल का एक अफसोसनाक वाक़या है। लाहौर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। ये इंतहाई खुशी की बात है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर एक मास्टरमाइंड कहा गया कि ये इस धमाके का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम डेविड पेट्रियाल बताया गया है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये जब धमाके के बाद एजेंसीज वहाँ पर पहुँचे तो उनकी जानिब से जियो फेंसिंग का अमल स्टार्ट किया गया। जियो फेंसिंग के दौरान जो मशकूक मोबाइल नंबर से जो वहाँ पर इस्तेमाल हुए उनकी जानिब से उनको ट्रेस किया गया है। एक मोबाइल नंबर जो था जो इस रेडियस से जोहर टाउन के इलाके से धमाके की जगह से बाहर की तरफ निकले हैं, उनको जो है उन्होंने ट्रेस किया, जिसमें से मशकूक जो मुश्तबा शख्स था उसको ट्रेस किया गया। तो ये डेविड पेट्रियाल था जो कि लाहौर एयरपोर्ट से जिसे गिरफ्तार किया गया। एक फ़्लाइट में ये सवार जो कराची जाना चाह रहा था, इसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। जो पुलिस ज़राए हैं उन्होंने यही बताया है कि ये हमले का मास्टरमाइंड है। लेकिन दूसरी जो इस हवाले से एक अहम बात है कि जो लाहौर पुलिस की जानिब से इस गाड़ी को जो लाहौर में दाखिल हुई, ये बाबू साबू का इंटरचेंज था जहाँ से ये गाड़ी दाखिल हुई। जो तस्वीर मंजर यहाँ पर हैं वह उन तस्वीर में इस गाड़ी को चेक करते भी देखा गया है कि एक पुलिस एहलकार इस गाड़ी को चेक करता है। अगर चेकिंग के दौरान इसमें से बारूदी मवाद बरामद नहीं हुआ, जो कि 15 से 20 किलो मवाद बताया गया है, अगर ये मवाद उस जगह से बरामद हुआ तो ये मवाद जो है लाहौर के इलाके से मिला है। एहसन साहब, ये चेकिंग किधर हुई थी जब ये पहली चेकिंग हुई थी जहाँ बारूदी मवाद नहीं मिला था? ये लाहौर का दाखिली रास्ता है बाबू साहब इंटरचेंज, जहाँ पर एक पुलिस एहलकार की जानिब से इस गाड़ी को रोका गया। एक अहम बात आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी की ये गाड़ी 2010 में चोरी हुई थी। हाफिजाबाद का रहायशी था शख्स जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी और तकरीबन 10 साल हो गए इस गाड़ी को। ये ओपन लेटर पर जो मुख्तलिफ जगह थी, मुख्तलिफ मालिकान थे, वो इसको इस्तेमाल करते रहे। शहर लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में भी ये गाड़ी चलती रही। लेकिन जब लाहौर में दाखिल हुए तो पुलिस की कारकर्दगी पर ये एक सवाल निशान है कि लाहौर पुलिस के जो कंप्यूटर हैं जो साइज़ के साथ उन्होंने मुंसलिक कर रखे हैं कि किसी भी गाड़ी का चेसिस नंबर आप बताते हैं तो वहाँ पर फौरी आपको उस गाड़ी की जो डिटेल है, अगर वो चोरी की है तो वो फौरी मंजर यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इसका एक सवाल निशान है कि लाहौर पुलिस का एक साइज पुलिस का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया इस गाड़ी के हवाले से। ना तो उस गाड़ी का चोरी के हवाले से बताया गया और ना ही कुछ और पता चल सका कि ये जब शहर में दाखिल हुई तो ये चोरी की है या इसमें कोई बारूदी मवाद है। उस जगह पर चेकिंग के दौरान एक तस्वीर मंजर यहाँ पर जहाँ पर एक पुलिस एहलकार इस गाड़ी को रोक कर बाबू साबू के करीब चेक करता है और चेकिंग के दौरान उसकी डिक्की लाजमी खोली जाती है और डिक्की में 15 से 20 किलो अगर मवाद मौजूद नहीं था तो उसका यही जाहिर होता है कि ये शहर लाहौर के अंदर से कहीं। अच्छा, ये तो दाखिल रास्ते की बात हो गई एहसन साहब, ये दाखिल रास्ते की बात हो गई कि चलें ये फोटो भी आ गई और फिर उसके बाद बारूदी मवाद नहीं था। फिर जब लाहौर में आ गई गाड़ी तो ये सेफ सिटी कैमराज ये सब ये किधर थे और उसमें कुछ पता नहीं चल सका कहाँ पर बारूदी मवाद? जी
लाहौर पुलिस की जो स्नैप चेकिंग है उसका अमल रोज़ाना के बुनियाद पर मुख्तलिफ चाहराहों पर जो लाहौर पुलिस के मुलाजमीन हैं और जो डॉल्फिन फोर्स है उनका गश्त का सिलसिला जारी रहता है, स्नैप चेकिंग भी जारी रहती है, लेकिन वो सिर्फ एक बराए नाम ही साबित हुई। सेफ सिटी के कैमरे भी इस गाड़ी को ट्रेस नहीं कर सके, क्योंकि सेफ सिटी के कैमरे सिर्फ आजकल जो है वो सिर्फ चलानों, जो जिस गाड़ी का ज़्यादा चलान है सिर्फ उसी को पकड़ने में महदूद है। लेकिन इस गाड़ी के हवाले से उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान है कि वो एक नंबर प्लेट थी जो कि ट्रेस नहीं की जा सकी, चोरी की गाड़ी थी, जब फौरी उनके सिस्टम में अलर्ट आना चाहिए था वो अलर्ट नहीं आ सका। 10 साल पहले गाड़ी चोरी हुई, ना ही वो किसी शहर में उसका पता चल सका, जब वो लाहौर में दाखिल हुई मुख्तलिफ शाहराहों पर घूमती रही, सेफ सिटी के कैमरों के नीचे से गुजरती रही, लेकिन ना तो सेफ सिटी के कैमरे ट्रेस कर सके और ना ही कोई पुलिस एहलकार इसको ट्रेस कर सका। ठीक है, ऐसा नशा साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और हमें अपने इस पर अपडेट दी। साहब जो नुमाइंदे लाहौर से अब बता रहे थे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, कहा जा रहा है कि की सस्पेक्ट है जो गिरफ्तार हुआ है इस हवाले से, और किस तरह गाड़ी आई और क्या हुआ। लेकिन हम जिस मौजू पर आएंगे इस ब्रेक के बाद वो ये होगा कि इस धमाके के असल में असरात क्या होंगे, और ख़ास तौर पर ये धमाका जो है इसका टारगेट क्या था, इसका मकसद आखिरकार क्या था। अगर मकसद हाफिज़ सईद साहब ही थे तो वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, या मकसद सिर्फ ये था कि बयानिया देना था दुनिया को कि हाफिज़ सईद अभी भी इस पर जो भारत का एक एजेंडा है उस प्रोपेगेंडा को इस पर जो तक़वियत देना था। आफ्टर दिस ब्रेक इसके मकसद और इसके असरात दोनों पर तफसीलन गुफ्तगू होगी और कुछ हक़ाइक़ भी नक़ाब करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने हमने पहले बताया कि पेशरफ तहक़ीक़ात में क्या हुई है, लाहौर से अपडेट्स क्या हैं, साथ साथ जो 2 सवाल हमने छोड़े थे कि मकसद क्या है और असरात क्या होंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, एम्बेसडर जमील साहब भी प्रोग्राम में होंगे, ब्रिगेडियर साद अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए ये फरमाएं, क्योंकि इसका हदफ क्या था? हाफिज़ सईद साहब हदफ थे, अगर हाफिज़ सईद साहब हदफ थे तो वो तो अचीव नहीं हुआ, या फिर हदफ बयानिया था जो भारत को स्टैब्लिश करना था, जो FATF और इसके साथ साथ पूरी बैरूनी दुनिया में जो वो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो था हदफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सैफान साहब। देखिए, बड़ा वाज़ेह है, हाफिज़ सईद साहब के साथ मैं क्योंकि खुद कई दफ़ा जलसे कर, को पता है दिफा पाकिस्तान कौंसिल का मरकज़ी रहनुमा रहा हूँ, तो वहाँ तो टारगेट करना बड़ा आसान काम था, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वहाँ लाखों लोगों का मजमा था, लॉन्ग मार्च थी, दीगर ऐसे हुआ, लाहौर से पैदल आए, तो फिर ये सारी चीज़ें तो तब भी पॉसिबल थी। लेकिन फिर क्या वजह है कि हाफिज़ सईद साहब को उस वक्त जो है वो निशाना ना बनाया गया। हालांकि उस टाइम पे तो वावेला भी बहुत था, कश्मीर का एक बहुत बर्निंग इशू, दीगर मामलात थे, अफगानिस्तान के हवाले से आपको याद है कि नेटो की सप्लाई लाइन बंद करने में दिफा पाकिस्तान कौंसिल ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, तो उस टाइम पे निशाना बनाया जा सकता था। ये सर्टनली हाफिज़ सईद जो है वो यकीनन उनके आसपास करके ये बताया जा रहा था दुनिया को कि हाफिज़ सईद साहब जो है वो घर में रह रहे हैं, वो एक ऐसी रिहायशी इलाके में मौजूद है जहां कोई भी एक्सेस कर सकता है, और वो बड़े एक ये तासुर देना चाहा जा रहा था कि वो खुले आम फिर रहे हैं। ये हालांकि गलत बात है, लेकिन तासुर ये देने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा इसका हदफ ये था कि पाकिस्तान का, क्योंकि जुलाई के अंदर अब आपको पता है कि FATF का ग्रे लिस्ट से जो है वो व्हाइट लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में जो है वो ठहराया जाएगा मामला, तो उसके लिए एक तरफ तो अमेरिका जो है वो आपको पाकिस्तान को लेवरेज देता है कुछ ना कुछ अफगानिस्तान के हवाले से, दूसरी तरफ जो है वो फाइनेंशियली आपको खींचना चाहता है, और आपके ऊपर जो इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ है, ये मैं मान ही नहीं सकता कि ये इतना वेल प्लान्ड, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड जो धमाका है, ये सिर्फ भारत जो है नहीं करा सकता। भारत में ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये सोफिस्टिकेशन जो है और इसकी जो हदफ का चुनाव है, ये बगैर इसराइल की मदद के जो है वो नहीं हो सकता। इसके कोऑर्डिनेट्स किसने दिए, उसको कैसे जो है वो प्लान किया गया, एक ऐसी गाड़ी जिसका 10 साल से जो है वो रिकॉर्ड मौजूद ना हो, तो वो फिर पब्लिक के सामने से गुजरती रही, नजर ना आई, या 10 साल से उसको दबा के रखा था। यानी कि ये इतनी डीप थिंकिंग जो है ये रॉ नहीं कर सकती, रॉ की ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये एक नेक्सस के तहत काम हुआ, इसके अंदर बाकायदा दुनिया को बावर कराया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, हालांकि ये बात गलत है। हाफिज़ सईद के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस नहीं हैं, हाफिज़ सईद जो है उनको पाकिस्तानी अदालतों ने जो है वो बाकायदा उनका केस आपने बोला बयानिया, मैं अब्दुल्ला गुल साहब आपने बोला बिल्कुल मकसद बयानिया था, और मैं भी शायद इस बात से एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक कि बयानिया था, टारगेट FATF था,
और इसके साथ क्या टारगेट थे, क्योंकि साथ साथ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब बाइडन से मिलने जा रहे हैं, वहाँ पर ये भी टारगेट हो सकता है कि ये भी मैसेज दिया जाए अमेरिका को। और दूसरा जो आज हुआ है वो क्या हो रहा है इस वक्त, अब्दुल्ला गुल साहब ये बताएं, क्योंकि जो अभी कुछ देर कबल तस्वीर आई हैं इस वक्त भारतीय मीडिया में, उसमें तकरीबन 14-15 के करीब लीडर्स हैं मकबूजा कश्मीर पीडीपी के, नेशनल एनसी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अजीत दोवल हैं, नरेंद्र मोदी हैं, उसके साथ अमित शाह हैं, वहाँ पर जो गवर्नर हैं वहाँ के मनोज सिन्हा कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के, वो वहाँ पर मौजूद हैं। ये फोटो हम दिखा भी रहे हैं थोड़ी देर पहले से कि ये मीटिंग क्या हो रही थी आज, डेली कॉन्फ्रेंस? देखिए, बुनियादी तौर पे इसके अंदर दिल्ली कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एक लॉलीपॉप है जो अमेरिका जो है वो आपको दे रहा है कि कश्मीर के बदले में आपको हम कश्मीर में कुछ सेटलमेंट दिखाएंगे और उसके बदले में आप अफगानिस्तान पे हमें वो कंसेशन दें जिसका वजीर आजम साहब जो है बरमला इनकार कर चुके हैं। अब जो कल की कॉन्फ्रेंस है वो आप गौर करें कि तमाम सिक्योरिटी इदारों की कॉन्फ्रेंस जो है वो ISI हेडक्वार्टर में DG ISI साहब और इमरान खान साहब जो है वो वहाँ शरीक होते हैं। ये क्यों हो रही है, नेशनल कोऑर्डिनेशन क्यों हो रही है कैसे वक्त में? इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इंतहा से ज्यादा खतरनाक चैलेंजेस का मुकाबला है जो कि बैरूनी सतह के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है वो अपने जाने से पहले पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को जो है बढ़ाना चाहता है। बड़ी शख्सियात को टारगेट भी किया जा सकता है इसके अंदर, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से अगर बिलखुसूस हम देखें और इसका जो ताल्लुक कश्मीर के अंदर है, तमाम वो लीडरशिप जो कश्मीरी क़यादत है, जो जेन्युइन कश्मीरी क़यादत है, वो तो इसमें मौजूद नहीं है। उनको तो जेलों में या नजरबंद करके रखा हुआ है। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस जो है इट्स एन आई वॉश, कि सिर्फ दुनिया को एक दिखाने के लिए अमेरिका ये कि जी हम आपको बातचीत या इंडिया को कम से कम देखें, वो कश्मीर पे इतना सीरियस हो गया कि उसने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली। बाकी इस टाइम पे कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, क्योंकि वो तिरंगे के नीचे चीफ मिनिस्टर हैं। वो कश्मीर के फ्लैग के नीचे जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो आर्टिकल 370 और 35A के बाद के चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके धोखे में हमें नहीं रहना चाहिए। सही। और इसके मकासद क्या है इस कॉन्फ्रेंस के? आपने कहा जिस तरह बिल्कुल ठीक है कि आई वॉश है, वो आई एग्री विद दैट, लेकिन इसके अंदर कुछ 10 पॉइंट्स भी डिस्कस हो रहे हैं और कुछ अभी जो बयानात मैं देख रहा था सामने इस वक्त उनके लीडर्स के एक दो के जो वहाँ पे इस मीटिंग में थे, जिन्हें आप कह रहे हैं कि फेक हैं सारे, वो कह रहे हैं डिलिमिटेशन पे बात हुई है, हमारी स्टेट हुड पर बात हुई है हमारी, और 3-4 नुकात गिनवा रहे हैं कि हमने ये मुतालबा किया कि गिरफ्तार जो लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो ये आपको लगता है एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम दिस, या फिर ये सिर्फ आई वॉश है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। मोदी जो है वो एक मोजी है, उससे आप खैर की उम्मीद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि वो कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे अमेरिका का झुकाव जो है, बाइडन इंतजामिया का झुकाव आप देख लेना। बाइडन इंतजामिया के सेक्रेटरी जो है वो डिफेंस आते हैं, वो इंडिया विजिट करते हैं, काबुल विजिट करते हैं और फिर सीधे चले जाते हैं और वैसे कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा अहम है, और पाकिस्तान को विजिट भी नहीं करते। पाकिस्तान के वजीर आजम की जो ग्रीटिंग्स कॉल है जो कि उन्होंने मुबारकबाद के लिए बाइडन साहब को की, वो रिटर्न नहीं हुई। तो ये आप जो इंडिया इस टाइम पे कर रहा है वो सिर्फ दुनिया को एक दिखावे के लिए है, पाकिस्तान को एक तिफल तसल्ली के लिए है। बताया जा रहा है कि हम जो है अब अगर बात होनी चाहिए तो इसके ऊपर सबसे पहले 2 एजेंडे के ऊपर बात होनी चाहिए। पहले तो कश्मीर का वो स्टेटस जो कि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक है उसको बहाल करें, फिर ये कॉन्फ्रेंस बुलाएं। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो लेजिटिमेट ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना लेजिटिमेट लीडर्स बैठे हुए हैं, ना कश्मीर की लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन है, और साथ ही साथ जो है वो कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू के ऊपर बात होनी चाहिए। पहले तो ये बताएं कि जो कर्फ्यू उन्होंने लगाया हुआ है, लॉकडाउन किया हुआ है इतने अरसे से, उस लॉकडाउन को खत्म करें ना। 5 अगस्त 2019 के लॉकडाउन को खत्म करें, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये सब धोखा, ड्रामा और पाकिस्तान के लिए जो है वो एक आप समझ लें कि एक शराब है जिसके पीछे वो आपको लगाएंगे, और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि हम बड़ी एक पीसफुल एफर्ट कर रहे हैं, जबकि असल में अगर और इससे दो मकासद अब्दुल्ला गुल साहब, एक तो ये कि हम पीसफुल एफर्ट कर रहे हैं, दूसरा फिर हाफिज सईद वाला जो वाकया हो गया, इससे भी एक मैसेज ये कि हाफिज सईद पाकिस्तान ने रखा हुआ है और वो जो है इस वक्त घूम फिर रहा है, या जो भी मैसेज देना था, नैरेटिव बिल्ड करना था, तो दो एक तीर से शिकार एक ही दिन में, यानी हम कह सकते हैं 1 से 2 दिन में। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप ये देखें कि वो एक तीर से कई शिकार करते हैं, सिर्फ 2 शिकार नहीं करते। एक तरफ FATF की तरफ आपको झुकाव करवा देते हैं, या कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में फंसा रहे, और दूसरी तरफ जो है वो हाफिज सईद की तरफ इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है लोग खुलेआम फिर रहे हैं।
तीसरी चीज वो ये करते हैं कि वो कश्मीर के ऊपर आपको जो है वो एक दिखावा डालते हैं, और चौथी चीज वो ये करते हैं कि डिप्लोमेटिकली वो पूरी दुनिया के अंदर बताना चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर इंडिया बहुत सीरियस है, जबकि इंडिया तब तक सीरियस नहीं हो सकता जब तक कि वो वहां तिरंगे को रिमूव ना करे। उस जो झंडे को जब तक वो रिमूव नहीं करते तब तक इंडिया की कोई एफर्ट जो है वो काबिले कबूल नहीं है। ये तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल जिन पहले बात की कि मकासद, और इस सेगमेंट में हमने ये कवर किया। पहले आपको नाज़रीन ये समझाया, ये बताया कि जो ग्राउंड पर सिचुएशन क्या थी, गाड़ी कैसे आई, क्या कहाँ फेलियर हुआ डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, आप जान रहे थे इस वक्त जो नुमाइंदे थे हमारे लाहौर से उनसे, और फिर जो गिरफ्तारी हुई इसमें वो, और फिर उसके बाद इसका मकसद क्या हो सकता था, बयानिया या इस वक्त हाफिज सईद हाई वैल्यू टारगेट। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे तो जो हमारे अपने फेलियर्स अगर हुए हैं, क्योंकि अगर दुश्मन हमारा अपने मकासद को पूरा करने में या हदफ को हसूल में कामयाब हो गया है, तो उसका मतलब हमारा भी कहीं ना कहीं फेलियर था। एक गाड़ी 10 साल से चोरी हुई हुई है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन कोई चेक नहीं हो रहा, मोटरवे से अंदर आ रही है, उसमें बारूदी मवाद उस वक्त नहीं है, बाद में आ रहा है। सेफ सिटी कैमराज और डोमेस्टिक गवर्नेंस का फेलियर है, और फिर इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर भी क्या कोई हम इस वक्त इसको क्यों नहीं पहले से असेस कर सके। इस ब्रेक के बाद सारे सवाल हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन लाहौर धमाका और उसके हवाले से दो अहम सवालात आज हमने प्रोग्राम में उठाए हैं। एक सवाल ये कि आखिरकार इस धमाके के मकसद क्या थे, मकासद क्या थे, दुश्मन के मकासद क्या थे, और दूसरा इसके असरात क्या होंगे। लेकिन अब इस सेगमेंट में आपको ये बताएंगे कि आखिरकार हमारी तरफ से यहाँ चूक कहाँ हुई, भूल कहाँ हुई, फेलियर कहाँ हुआ ऑन द लेवल ऑफ गवर्नेंस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस। ये सवाल भी पूछते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज़ीनगारी प्रोग्राम में साथ हैं। हारिस नवाज साहब ये बताएं, क्योंकि हमने अभी तफसीर बताया गाड़ी मोटरवे से, एक तो जो पंजाब में गवर्नमेंट अपैरेटस है उसका फेलियर कि एक्साइज एंड टैक्सेशन चेक नहीं कर सका कि गाड़ी जो चोरी शुदा है वो घूम रही थी, फिर वो आ गई तो सेफ सिटी कैमरा आ जाता है, फिर एक ऊपर से देखें तो फिर इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर कि एक हाई वैल्यू टारगेट के करीब जाके खड़ी हो जाती है, पार्क रहती है, फिर खड़ी रहती है, फिर वहाँ एक रिमोट कंट्रोल से उसको उड़ा दिया जाता है। तो ये कहाँ हमारी तरफ से फेलियर हुआ कि दुश्मन के को उसके मकासद का हुसूल मुमकिन हो सका। हारिस नवाज साहब, देखिए सबसे बड़ा तो हमारा फेलियर जो होता है, हम इवेंट करते हैं, जब एक इंसिडेंट खत्म हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। अभी आप देखेंगे एक हफ्ते के बाद वी विल फॉरगेट कि यहाँ पर लाहौर में कोई धमाका हुआ था, क्या उसका आउटकम हुआ। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब एक धमाका होता है, देखें कहाँ हमारी कमजोरियां हैं, कैसे गाड़ी आई, आपके रजिस्ट्रेशन गाड़ियों को क्यों प्रॉपर सिस्टम दी गया, बिल्कुल ओपन हैंडल नहीं होना चाहिए, सेम इस वक्त जब नाम पे ट्रांसफर हो जाए उसके बाद आपका सेफ्टी का प्लान आएगा, उसके मुताबिक क्यों नहीं पता चलता कि गाड़ी कहाँ से छोड़ के गया, वो बंदा जो है गली से निकला, तो क्यों नहीं हमारे को जो है से कैमरा ने तो पिक किया कि वो कौन सी गली में, कौन से घर में, कौन सी मोटरसाइकिल पर गया, बैठ के एंड को वहां पर जो वहां आकर को पकड़ते हैं। प्रॉब्लम के लिए हम नहीं करते हैं, और उसके बाद गाड़ी आधा घंटा खड़ी रहती है, लोग खड़ी रहते हैं, सामने बड़ी टिकट है, उन्होंने कोई बात नहीं की है। सो वी हैव टू बी माइंडफुल कि हमने किस तरीके से ये सारी चीजों को टू द सुपर पकड़ना है। उसके बाद सहूलत कौन है, क्योंकि आप समय इतना बड़ा 30-40 केजी का बारूद आया है, तो किसी ने उसको दिया है, वो सहूलत कार उनको पकड़ना है। ये हमें आप बहुत सीरियस रहना चाहिए। वी कांट अफोर्ड एनी मोर डेस्परेट। और जो इंडिया की ये तो गवर्नेंस के लेवल पे फेलियर्स है लॉ एनफोर्समेंट के। हारिस नवाज साहब ये बताएं कि जो कोई थ्रेट अलर्ट था नहीं था हमें इस जगह के बारे में, इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर जो इंटेलिजेंस अपैरेटस है, क्या उस तरफ से फेलियर है? लेकिन ये तो मैंने कहा हमारी स्टोरी इनकी बहुत काम करती है, और आपको अंदाजा नहीं कि कितने ज्यादा वो पहले इंसिडेंट होने से, एक्सीडेंट होने से पहले पकड़ लेते हैं। ये वन ऑन है जो कहीं स्लिप आउट हो जाता है, वो निकल जाता है, बाकी वी के कमांड दे रहा है, तो उससे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 21 से 25 के दरमियान में जब ये एक बच्चों से कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये एफेक्ट ये के लिए, तो उसके ऊपर हमारी एजेंसीज को, हमारे कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा केयरफुल कि इसको इंडिया जरूर कुछ करेगा और दुनिया को बताएगा। देखिए पाकिस्तान में अभी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक लॉन्ड्रिंग हो रही है, फाइनेंशियल जो लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से अभी पैसे निकलने के बात हो रहे हैं। ये चीजें हमें माइंडफुल होनी चाहिए, हमें हर इवेंट पे नजर होनी चाहिए
कि क्योंकि हमारा दुश्मन इंडिया है, इससे हमें कोई डाउट नहीं है, इसका बेनिफिशियरी भी इंडिया ही है, क्योंकि ज़ाहिर है पीडीएफ के अंदर वो शो हो जाएगा। देखें पाकिस्तान हो रही है, दैनिक टू दैनिक मोस्ट इंडियन मैयत चाहिए, वो बात करेंगे। इसलिए मैं बात करता हूँ कि ऐसे मौके हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए जो हमने इस मौके पे नहीं। सही। और अब्दुल्ला गुल, आप क्या समझते हैं ये फेलियर जो हमारा गवर्नेंस के लेवल पर हुआ है, और जिस तरह भी कह रहे हैं साहब कि हमें ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था, बिलखुसूस FATF का इजलास है हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, तो क्या हमसे भी कोई भूल हुई है यहाँ पर इस लेवल के ऊपर कि उनका जो मकसद था जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे वो उसका हसूल तो हो गया, उनका नैरेटिव बन गया? देखिए बिल्कुल जाहिर है भूल तो हुई है, कहीं गलती तो हुई है, ये तो नहीं अगर गलती ना हुई होती, क्योंकि हाफिज सईद साहब जो है जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पुलिस का भी ऑर्डर है, बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी उसके ऊपर वॉचफुल आई रखी हुई है। लेकिन जाहिर है एरर्स आ जाते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया में आ जाते हैं। इंग्लैंड जहाँ लंदन शहर में 1 मिलियन से ज्यादा कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ भी इंसिडेंट हो जाते हैं। क्या नहीं हुए, क्या अमेरिका में नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी जो एफर्ट्स हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की सक्सेसेस हैं, वो आपको नजर आ जाती हैं। लेकिन एक फेलियर जो है वो मतलब हमें वो कामयाबियां नहीं नजर आती जो वो बेचारे बोल नहीं सकते, और नाकामी जो है वो जाहिर है वो तो नजर आ सकती है। लेकिन मैं ब्रिगेड साहब से इत्तेफाक राय रखता हूँ कि हमारी तमाम की तमाम पॉलिसी जो है वो इवेंट बेस्ड हो गई है। एक वाकया होता है, उसके पीछे लग जाते हैं हम, क्या कोई डिफेंसिव डिफेंस की जगह ऑफेंसिव डिफेंस के ऊपर हम कब जाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि जब इंटेलिजेंस की बात आती है तो हमारे ज़हन में एकदम ISI का नाम आता है। देयर आर मेनी अदर एजेंसीज जिसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन इंटेलिजेंस जो है वो उसका इजलास कल ISI में हुआ। मेरे ख्याल में ये टाइम है जब उन तमाम को एक अंडर वन अम्ब्रेला ला के एक कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। बॉस है वो वज़ीर आज़म खुद है, और वो चाहता ये है कि अगर FIA को कुछ मिल गया या पुलिस CTG को कुछ मिल गया या IB को कुछ मिल गया, तो वो ये चाहते हैं कि बजाय वो इसके कि अपनी सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखें, वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म के चक्कर में रहते हैं और अपनी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में। हमसे कहाँ इसमें भूल हुई है? मैं शहजाद चौधरी साहब को भी खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। शहजाद चौधरी साहब दफाई देने का, शहजाद चौधरी साहब ये फरमाइए, क्योंकि एक तो पहले आप इस पर ही रोशनी डाल लें कि मकसद क्या था इसका। अगर मकसद हाई वैल्यू टारगेट हाफिज सईद साहब थे तो वो तो नहीं था अचीव, फिर क्या नैरेटिव बिल्ड करना मकसद था, और अगर वो अचीव हो गया तो फिर हमसे कोई भूल हुई है हमारी? यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, गाड़ी 10 साल पुरानी चोरी हुई हुई घूम रही थी शहर में, उसमें बाद में असला बारूद भी आ गया, और फिर हम इसको पहले से इंटेलिजेंस भी हमारा इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका, तो हमसे भी कहाँ भूल हुई शाह चौधरी साहब? जी हाँ, देखिए ना, तकरीबन 1.5 करोड़ का तो शहर है लाहौर जी, और इसी तरीके से 2 करोड़ का कराची है। तो जाहिर है इन इतने बड़े गुंजानाबाद इलाकों में जब कोई इस तरीके से, चाहे वो स्लीपर सेल्स हों, कुछ लोग हों, बगैर मदद के तो ये काम होते नहीं है। कोई ना कहीं ना कोई अपने आप को, अपनी सोल को बेचने के लिए तैयार बैठा होता है, और वो उसमें दुश्मन का आलाकार बन जाता है। और जो जिस किस्म की कोई दहशतगर्दी करना चाहता है, इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में, हर शहर में हर जगह पे मसाइल इस तरह के हैं। हाँ, आपकी बात सही है कि इंटेलिजेंस को इन चीज़ों लोगों का ट्रैक रखना चाहिए। जब हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कहते हैं तो फिर जो है हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस, पुलिस इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, ये तमाम जितने भी लोग हैं, सबका काम है कि ऐसे लोगों पर नजर रखें। और खास तौर पे जब आपके यहाँ एक सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट है तो उससे गाड़ियों का आना जाना, उस पर ट्रैक करना, उसको देखना, कोई गलत जगह पे बगैर किस किस्म की गाड़ी खड़ी है या आ रही है या एंटर कर रही है, तो बात सूरत ये गलतियां तो हैं। अब इस पे शायद जब बहुत ज्यादा गैप्स आ जाते हैं, दिन नॉर्मल गुजरते हैं, कोई ऐसा वाकया नहीं होता तो लोग ढीले हो जाते हैं। और इवेंट टू इवेंट, अभी हम यही बात कर रहे थे कि इवेंट टू इवेंट यहाँ पर चलते हैं लोग के, इवेंट होता है फिर 3-4 दिन फोकस रहता है, फिर भूल जाते हैं। दूसरी बात शाहजाद साहब ये बताएं, क्योंकि आज हमने देखा कि दिल्ली से काफ़ी जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है मीटिंग, जो कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई है, वहाँ की कुछ फोटोज़ भी हमने मीडिया से, इंडियन मीडिया से ली हैं। तकरीबन 14 वहाँ पे लीडर्स शामिल हैं, PDP के, NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अजीत डोवल हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर इसको जो कल हुआ है आप रिलेट करते हैं दोनों को आपस में? मैं बल्कि इसको रिलेट सिर्फ उससे नहीं करता, मैं FATF की ऑनगोइंग जो इजलास है उससे भी करता हूँ। मैं इससे भी करता हूँ कि ये जो अभी जैसे कि जो इनखला है अफगानिस्तान से, और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो अभी जो उनके सदर और अब्दुल्ला अमरीका विजिट कर रहे हैं,
प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, मैं उससे भी रिलेट करता हूँ। ये नैरेटिव इस किस्म का डेवलप किया जा रहा है जो कि फैटफ और बाइडेन दोनों की नज़र में, अमेरिका की नज़र में फिर से पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है जो कि भारत जैसे दुश्मन के मुल्क की नज़र में शायद अब तक पाकिस्तान उसके ऊपर उस तरीके से अमल नहीं किया जो कि वो भारत चाहता है, गो के वो एक पाकिस्तान के शहरी हैं। तो ये कहने की बातें ये हैं कि भारत ने या किसी भी मुल्क ने जो दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने इस तरह की छेड़खानी की है जिससे कि उसके नैरेटिव को ऐसे वक्त में रीइंफोर्स किया जाए जबकि दुनिया में 2 या 3 जगह के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त फोकस में है, चाहे वो वाशिंगटन होगा। तो यानी टारगेट साहब हाफिज सईद साहब नहीं थे, ये टारगेट कोई और भी नहीं था, टारगेट बयानिया था बनाना? मेरा ख्याल है, देखिए हाफिज सईद साहब तक तो पहुंचना मुश्किल था उनका, लेकिन ये कहानी ये बता देना, और शायद ये भी पैगाम हो कि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, शायद ये भी पैगाम हो, लेकिन इस तरह के पहुंचने का फायदा क्या? वो किसी भी गुंजानाबाद शहर में पहुंचा जा सकता है, लेकिन बाहर सूरत मेरे हाल में इसका जो बयानिया है वो जो 2-3 जगहों पे मीटिंग्स हो रही थी, दिल्ली, पेरिस और वाशिंगटन, इन तीनों जगहों पे इस पैगाम को पहुंचाना था। तो हारिस अहमद साहब, आप अगर साथ हैं तो आप भी बताइएगा कि आपके नज़दीक, जिस तरह अभी शाह चौधरी साहब ने कहा कि टारगेट, इनके ख्याल में टारगेट जो था वो नैरेटिव्स था जो 3-4 जगह पहुंचाना था, इट वाज नॉट हाफिज सईद, या ये टारगेट था कि हम यहाँ पहुंच सकते हैं। आप डू एग्री विद दिस हारिस अहमद साहब? देखिए, मेन टारगेट उनका था टू टेल द वर्ल्ड के खास तौर पे एफएटीएफ को मैसेज देना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में अभी तक प्रॉपर तरीके से फूड सिस्टम नहीं किया गया, वेदर इट इज मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल टेररिज्म या दूसरे जो सेल्स हैं जिनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, दे आर ऑल अवेलेबल। ये मकसद है, और इसके लिए अगर हमें क्या करें तो इसको हम रोक सकते हैं। खास तौर पे कभी तो बहुत सारी ये चीजें हमें तो कभी नहीं होनी चाहिए। ये है कि अगर पेशावर हो या कोयटा हो जो बॉर्डर के नजदीक के लिए अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया है तो उसके हिसाब से हमें खत्म करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडिया ने फिर जनरेशन वॉर हमारे पर अटैक किया है, उसमें वो आपके सामने चाइनीज एम्बेसी की बात करें, ट्रेन की बात करें, या ये इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इस तरह से भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अंदर के लिए। वक्त क्योंकि इख्तिताम पे पहुंचा, मैं आपका मौक़िफ़ आया बहुत ज़रूरी था आपका, शहजाद चौधरी साहब का, अब्दुल्ला का, जिन्होंने वक्त दिया, ज्वाइन किया प्रोग्राम में, तफसीलन बताया हमें इस पर कि आखिरकार दोनों अहम सवालात के आखिर इसके असरात क्या होंगे और इसका मकसद क्या था, और साथ साथ पाकिस्तान के लेवल के ऊपर हमें कहाँ पर बेहतरी करने की गुंजाइश है। ये तमाम गुफ्तगू हुई है, बड़ी डिटेल में जाके हमने इन डेप्थ लाहौर जो इन्वेस्टिगेटिव पहलू हैं उस पर भी बात की है। इस ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को। हमारे साथ रहिएगा, गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने हमने तफसीलन बहुत से सवालात उठाए और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर में हुआ, और साथ साथ दहशतगर्दी का वाक़या जो काफ़ी अरसे बाद हुआ। क्रेडिट जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को, जो इस पर सिविलियन आर्म फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिन्होंने वजह से पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की इस पर जो है उसको जड़ से हम कह सकते हैं उखाड़ के फेंक चुके हैं। लेकिन कल का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इस वाक़े के बाद हमें जायज़ा ज़रूर लेना होगा और मोहतात भी रहना होगा। जैसे अभी हमारे इस पर जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे कह रहे थे, क्योंकि FATF का जो ऑनगोइंग इजलास है उस पर यकीनी तौर पर हमारे दुश्मनों की नज़र है। वो नहीं चाहते कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। इसी तरह से आलमी ताकतों के हवाले से जो उनके एजेंडाज़ हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान अहमियत का हामिल है और ये सब जानते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हमें मज़ीद मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। इस हमले के मकासद, इस हमले के असरात क्या होंगे, तमाम पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।